NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के तहत बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है वो सीट है सासाराम, पाटलिपुत्रा, बक्सर, आरा, काराकाट, जहानाबाद, नालंदा और पटना साहिब। जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उन सीटों पर लड़ाई विरासत की भी है, प्रतिष्ठा की भी है और प्रतिशोध की भी है। तो बिना किसी भूमिका के हम सीधे बातचीत के लिए चलेंगे अपने एडिटर इन चीफ श्रीकांत प्रत्युष सर के पास और समझने की कोशिश करेंगे इन सीटों का गणित, क्योंकि ये सीटें बेहद हाई प्रोफाइल हैं और कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी किस्मत दांव पर है। सर, सबसे पहले अगर सासाराम सीट की बात करें तो क्या है सर वहाँ का गणित? दरअसल इन सारी सीटों पर जाकर हमने रैंडम सर्वे किया है और शायद अभिषेक इसीलिए इस सवाल का जवाब चाहते हैं। पटना साहिब के बारे में जानना चाहते हैं। तो पटना साहिब सीट से शत्रुघ्न सिन्हा पिछले चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी थे और करीब 2.5 लाख वोटों से जीते थे। 42% ही वोटिंग हुआ था और 42% वोटिंग पर 2.5 लाख का मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, यानी इतना मार्जिन से कोई चुनाव नहीं जीता था। तो शत्रु को हराना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि ये सीट बीजेपी की है और कायस्थों की अच्छी खासी जमात है, पकड़ है इस सीट पर, 5 लाख से ज़्यादा कायस्थ है। तो कायस्थ पारंपरिक रूप से बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं, क्योंकि पहले भी कायस्थ उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे हैं। जैसे आप मान लीजिए शेखर उतरे थे। बिल्कुल सर। शेखर को जानते हैं आप? बंदरिया वाला शेखर? नहीं सर, मैं नहीं जानता। शेखर सुमन उतरे थे चुनाव मैदान में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में, वो चुनाव हार गए। कुणाल किशोर, वो भी एक फिल्म अभिनेता हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, वो भी उतरे थे, वो भी हार गए। इसलिए हार गए कि वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे थे और शत्रु बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो कायस्थों ने हमेशा बीजेपी के लिए वोट किया है और इस वजह से चुनौती शत्रु की बढ़ गई है। और 2.5 लाख से चुनाव जीतने वाले शत्रु हो सकता है कि 50,000 से हार जाए चुनाव, क्योंकि शत्रु का मुकाबला है रविशंकर प्रसाद से और रविशंकर प्रसाद मोदी लहर में पार होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मोदी लड़ रहे हैं, रविशंकर प्रसाद तो लड़ ही नहीं रहे हैं, वो मोदी लड़ रहे हैं और मोदी से सीधी लड़ाई हो गई है अब शत्रुघ्न सिन्हा की। तो लड़ाई मुश्किल है और मानकर चलिए मेरे सर्वे के हिसाब से लड़ाई कांटे की है, लेकिन रविशंकर पटना साहिब सीट से शत्रु से आगे दिख रहे हैं। हालांकि दोनों ने काफ़ी दमखम दिखाने की कोशिश की है, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है चुनाव जीतने के लिए और शायद ही कोई जो लोगों से न मिला हो, बातचीत न किया हो, तो ये कह पाएगा एक झटके में कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। क्योंकि हमने रैंडम सर्वे किया है, हमारे सर्वे में शत्रु पर भारी पड़ रहे हैं रविशंकर प्रसाद। सर, पटना साहिब सीट की जो बात आपने कही है उससे 2 सवालों के जवाब जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। दिलचस्प है ये सवाल कि अगर 23 मई को रिजल्ट आएगा पटना साहिब सीट का, जो भी रिजल्ट होगा, तो क्या इन 2 सवालों के जवाब ही मिलेंगे कि शत्रुघ्न सिन्हा अगर जीतते रहे तो बीजेपी के दम पर जीतते रहे, और दूसरी बात यह है कि कायस्थों ने किसको सपोर्ट किया है इस बार भी, कांग्रेस को किया, बीजेपी को किया? देखिए, कायस्थों ने हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। ये परंपरागत सीट है बीजेपी का, मैंने आपको बताया भी। लेकिन इस बार शत्रु ने एक अलग गोटी खेली है और वो एक मैसेज को सोशल मीडिया में वायरल करा रहे हैं कि रविशंकर प्रसाद 4 साल उनका राज्यसभा का बचा हुआ है, टर्म है। तो अगर वो हारेंगे भी तो राज्यसभा के सांसद रहेंगे, हम हारेंगे तो ये कायस्थ का सीट घट जाएगा और रविशंकर जीतेंगे तो कायस्थ के हिस्से में जो ये राज्यसभा की सीट है वो किसी गैर कायस्थ के हिस्से में चली जाएगी। तो कायस्थों की जो भागीदारी है राजनीति में वो कम हो जाएगी। वो इस संदेश को पूरा वायरल करा रहे हैं और कायस्थ समाज में जाकर यही कह भी रहे हैं, भाई रविशंकर प्रसाद तो 4 साल के लिए राज्यसभा के सांसद अभी है ही, मुझे जिताओ, ठीक है। लेकिन ये कितना काम करेगा, उनके इस मैसेज के आधार पर कायस्थ जाति के नाम पर या कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी को छोड़कर कितना जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल है। अगर चले जाएंगे तब तो खेल बिल्कुल बदल जाएगा। रविशंकर प्रसाद को मुंह की खानी पड़ेगी, लेकिन इतना आसान नहीं है। जो कायस्थ लगातार बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं उनको एक साथ तोड़कर कांग्रेस के साथ लाना मुश्किल है। हाँ, कुछ कायस्थों का वोट भी मिलेगा शत्रु को और उसी वजह से मुकाबले में है।
कांटे का मुकाबला है। कांटे का मुकाबला लोकसभा चुनाव 50,000 से जितना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कांटे का मुकाबला कहा जाएगा। टक्कर की लड़ाई है। पाटलिपुत्रा सीट की बात करें सर, यहाँ चाचा भतीजी की लड़ाई की वजह से ये सीट सुर्खियों में है। चाचा भतीजी यानी आरजेडी की उम्मीदवार मीसा भारती और रामकृपाल यादव। 2014 में ये लड़ाई इन्हीं दो लोगों के बीच थी, रामकृपाल यादव जीत गए थे। इस बार क्या है सर, गणित इतिहास दोहराएगा पाटलिपुत्रा या इस बार फिर लड़ाई बदल गई है? पाटलिपुत्रा की सीट जो है यादव बहुल है। जिस तरह से यहाँ कायस्थ निर्णायक भूमिका में है पटना साहिब में, उसी तरह से यादव निर्णायक भूमिका में है पाटलिपुत्रा सीट पर। लेकिन सबसे खास बात है कि यादवों के बड़े नेता लालू यादव हैं, लेकिन यहाँ के यादवों ने पूरे मन से शायद कभी साथ नहीं दिया लालू यादव का, तभी तो वो अपने दोस्त रंजन यादव से हार गए। जेडीयू के टिकट पर लड़े थे रंजन यादव, और लालू यादव जैसे दिग्गज नेता को हराने में कामयाब रहे, वो भी यादवों के गढ़ में। मीसा भारती लड़ी, उनको भी रामकृपाल नहीं हराया। रामकृपाल लालू के दाहिना हाथ थे, हनुमान कहे जाते थे। तो यहाँ लालू परिवार को सफलता कभी मिली नहीं पाटलिपुत्रा सीट से, यादवों ने पूरी तरह नहीं स्वीकारा। लेकिन मीसा भारती इसलिए चुनाव लड़ रही हैं, उनका भी राज्यसभा का टर्म बाकी है बहुत, लेकिन वो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं, और जीत जाएंगी तो केवल सांसद ही नहीं बनेंगी, पार्टी पर सबसे ज़्यादा दबदबा उनका कायम हो जाएगा। जिस सीट को लालू यादव नहीं जीत पाए थे, उस सीट को अगर मीसा भारती जीतती है तो पार्टी में कितना बड़ा कद होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मीसा भारती बहुत सोच समझकर रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही हैं, यानी बहुत बड़े नेता के रूप में उभर सकती हैं वो, और उनमें क्वालिटी भी है नेता वाला। वो लालू की डुप्लीकेट है एकदम, समझ जाइए। जो समझदारी, राजनीतिक समझदारी लालू में है, वही समझदारी मीसा भारती में है, और बिल्कुल आक्रामक तरीके से। और इस बार अलग है माहौल, क्योंकि मीसा की जीत सुनिश्चित करने के लिए माले के लिए आरा का सीट छोड़ दिया है आरजेडी ने, और माले जो हमेशा कैंडिडेट खड़ा करता था पाटलिपुत्रा से, उसने कैंडिडेट नहीं दिया है। इसकी वजह से मीसा की राह थोड़ी आसान हुई है। लेकिन एक बात और गौर करने लायक है कि पिछले चुनाव में मोदी लहर के सहारे रामकृपाल पार हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार उनके साथ नहीं थे। इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, तो उसका भी लाभ रामकृपाल को मिलेगा। तो अगर माले के नहीं होने से मीसा को लाभ मिल रहा है, तो नीतीश कुमार के साथ होने से रामकृपाल को भी लाभ हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार भारी पड़ेंगे या माले भारी पड़ेगा। दोनों में से जो भारी पड़ेगा उसका उम्मीदवार जीतेगा। तो कांटे की लड़ाई है, और यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ। सर्वे में मीसा भारती आगे दिख रही हैं, सर। यादव बहुल इलाकों में तो पूरा एक तरफा वोट उनको जा रहा है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ अच्छी खासी संख्या भूमिहार वोटरों की भी है, दूसरे जाति के जो वोटर हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। तो जो बाकी जातियों के लोग हैं यादव मुस्लिम के अलावा, वो जिधर एक तरफा जाएंगे उसकी जीत हो जाएगी। तो यहाँ कौन जीतेगा कौन हारेगा अपने ओपिनियन पोल के बावजूद मैं दावे के साथ नहीं कर सकता। आप इसको होल्ड में रखिए सीट को। टक्कर की लड़ाई है, अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमारे सर ये बता रहे हैं, अगर काराकाट सीट की बात करें सर, काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जो रालोसपा अध्यक्ष हैं, उनकी लड़ाई जेडीयू के महाबली सिंह से है। देखिए, काराकाट का हमने अभी रैंडम ओपिनियन पोल किया है, और चुनाव से ठीक 2-3 दिन पहले किया है, तो वहाँ के वोटर का मन मिजाज पता चल गया है, और वहाँ भी कांटे की लड़ाई है। उपेंद्र कुशवाहा वहाँ के निवर्तमान सांसद भी हैं, लेकिन उनसे शिकायतें भी हैं। चूँकि 5 साल सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो ढेर सारी शिकायतें हो ही जाती हैं। महाबली से उनका मुकाबला है, महाबली भी वहाँ से सांसद रह चुके हैं, यानी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, और इस बार वो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जेडीयू का बीजेपी से अलायंस है। तो कांटे की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर महाबली भारी पड़ रहे हैं यहाँ पर मोदी लहर के सहारे। बिल्कुल सर। हाँ, लेकिन लड़ाई यहाँ भी कांटे की है, यहाँ भी जीत हार का मार्जिन बहुत कम होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर भारी पड़ रहे हैं महाबली आज की तारीख में। मतलब मोदी के जिस अंडर करेंट की बात आप करते हैं सर, वो अंडर करेंट जेडीयू सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवारों को नहीं, जेडीयू के उम्मीदवारों को भी फायदा पहुंचा रहा है। और जेडीयू के उम्मीदवार भी नीतीश कुमार के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, और नीतीश कुमार भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो मोदी इफेक्ट है, और उसी के नाम पर एनडीए के तमाम नेता वोट मांग रहे हैं। किसी कैंडिडेट में इतना दम मुझे कहीं नहीं दिखा बिहार में जो अपने नाम पर वोट मांग ले और उसको वोट मिल जाए। केवल मोदी उम्मीदवार पसंद नहीं है, मोदी पसंद है। ये
हवा है वहाँ पर। तो काराकाट में बड़ा मुश्किल लड़ाई है और उपेंद्र कुशवाहा कहा जा रहा है कि वो जीत गए हैं उजियारपुर, लेकिन काराकाट जीत पाएंगे इसमें संदेह है। मुकाबला कांटे का है। सर, अगर सासाराम सीट की बात करें तो यहाँ पर दो दिग्गज नेताओं के बीच लड़ाई है। छेदी पासवान हैं, मीरा कुमार हैं, लोकसभा अध्यक्षा रही हैं। कैसा गणित है सर इन दोनों के बीच लड़ाई का जो समीकरण है वो क्या है? देखिए, छेदी पासवान यही स्लोगन दे रहे हैं कि एक तरफ नामदार है, एक तरफ कामगार है। मतलब एक तरफ नाम वाला प्रत्याशी है, दूसरी तरफ काम करने वाला है। लेकिन मीरा कुमार का कद तो बहुत बड़ा है ही, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लोकसभा के स्पीकर रह चुकी हैं, जगजीवन बाबू की राम की बेटी हैं, तो उसका लाभ उनको मिलता हुआ दिख रहा है। वो अपना काम कम, बाबूजी के काम को ज़्यादा गिना रही हैं। तो मुझे लगता है यहाँ बहुत कांटे की लड़ाई है और यहाँ बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है अभी तत्काल रैंडम सर्वे में। तो यहाँ मीरा कुमार बाजी मार सकती हैं, क्योंकि छेदी पासवान से बहुत नाराज़गी भी है लोगों की और माना जा रहा था कि छेदी पासवान का टिकट भी कट जाएगा, लेकिन नहीं कटा। वो अपने टिकट बचाने में कामयाब रहे, लेकिन सीट बचा पाएंगे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ भी कांटे की लड़ाई है और बीजेपी उम्मीदवार की राह मुश्किल है। अगर जहानाबाद सीट की बात करें सर, मौजूदा सांसद हैं अरुण कुमार, उनका कह सकते हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई बन गई है। आरजेडी उम्मीदवार सुरेंद्र यादव, जेडीयू उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी और अरुण कुमार के बीच में। देखिए, एक तो वहाँ सबसे पहले नाम लूंगा कि वहाँ तेज प्रताप का भी एक उम्मीदवार है चंद्र प्रकाश। तो चंद्र प्रकाश यादव हैं, वो तेज प्रताप के उम्मीदवार हैं। उनके लिए तेज प्रताप ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। 3 उम्मीदवार खड़ा करने की सोची थी, लेकिन सबका नामांकन पर्चा रद्द हो गया। एक ही उम्मीदवार बचा है मैदान में और उसी का प्रचार वो कर रहे हैं लगातार। तो कुछ ना कुछ वोट काटेंगे, क्योंकि उनके माता भी राजनीति से जुड़ी हुई रही हैं, उनके पिता भी राजनीति से जुड़े हुए रहे, चंद्रिका प्रसाद यादव। तो उनको कुछ वोट नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अरुण कुमार भी हैं। अरुण कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। अरुण कुमार पहले रालोसपा के सांसद थे, रालोसपा से अलग हुए, अपनी पार्टी बना ली, अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ अलग मुद्दा हो गया है। वहाँ के भूमिहार अरुण कुमार के पक्ष में गोलबंद होते हुए दिख रहे हैं और वजह ये है कि उनका मानना है कि अगर यहाँ से गैर भूमिहार कोई जीत गया तो फिर ये भूमिहार सीट रह नहीं जाएगा। यहाँ कोई भी पार्टी भूमिहार को अपना प्रत्याशी ही नहीं बनाएगी। तो भूमिहार अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए अरुण कुमार के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। उनको मनाने के लिए लाख जतन नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है। रामजतन शर्मा को लगाया गया है, वहाँ पर जितने भूमिहार के नेता हैं उनको लगाया गया है। स्वर्ण सेना के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो भूमिहारों की गोलबंदी टूट नहीं पा रही है। तो जो भूमिहार हमेशा बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं, इस बार अरुण कुमार के लिए वोट कर देंगे तो मुश्किल बढ़ जाएगी एनडीए की और आसान हो जाएगी राह सुरेंद्र यादव की। सुरेंद्र यादव लगातार चुनाव लड़ते रहे हैं, कभी जीते नहीं, लेकिन इस बार तो लगता है कि अरुण कुमार की वजह से ही वो चुनाव जीत जाएंगे। और तेज प्रताप यादव जब हमला करते हैं तो इसी को आधार बनाते हैं कि कभी नहीं जीता, 3 बार हार गए। बिल्कुल। तो लड़ाई मानकर चलिए कि अरुण कुमार और आरजेडी के बीच ही है। यहाँ पर आरजेडी और अरुण कुमार के बीच ही लड़ाई है। अगर भूमिहार इसी तरह से आखिरी दम तक, माने कल तक गोलबंद रहे और अरुण कुमार के पक्ष में वोट कर दिया तो सुरेंद्र यादव को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस बार वो संसद का मुंह देख लेंगे। बक्सर सीट की बात करते हैं सर। बक्सर में मुकाबला 2 कद्दावर नेताओं के बीच है। अश्विनी चौबे बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं और बिल्कुल कह सकते हैं कि मुखर होकर बोलते रहे हैं, इसलिए भी उनका कद है पार्टी में। और दूसरी तरफ जगदानंद सिंह हैं, आरजेडी के जो कद्दावर नेता हैं। दोनों के बीच मुकाबला है और अश्विनी चौबे के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा, अपनी राजनीतिक साख बचाने की चुनौती है। उसको किस तरीके से? देखिए, अश्विनी चौबे से बहुत लोग नाराज हैं। लोगों का कहना है कि वो क्षेत्र में ज़्यादा आए नहीं, काम नहीं किया। वैसे जो भी 5 साल सांसद रहता है, मंत्री रहता है, तो शिकायतें हो ही जाती हैं। तो हर सीट पर हर प्रत्याशी से इस तरह की शिकायत है। वो अश्विनी चौबे के साथ भी है। तो अश्विनी चौबे की मुश्किल इसलिए बढ़ गई है कि वहाँ उनका मुकाबला है आरजेडी के प्रत्याशी जगदानंद से। जगदानंद भी बेदाग छवि वाले प्रत्याशी हैं और काफ़ी दमदार प्रत्याशी हैं। अगर राजपूत तो उनके पक्ष में वोट कर देते हैं एक तरफा होकर, तो उस सीट को बचाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमने जो रैंडम सर्वे किया है, बक्सर जिले के जो राजपूत हैं, जैसे मझरिया गांव गया था, राजपूतों का बड़ा गांव है, पूरा गांव बीजेपी को वोट दे रहा है। चिल्हर एक गांव है टाढ़ी थाने में, वो भी राजपूतों का बड़ा गांव है, पूरा गांव के राजपूत बीजेपी के साथ खड़े हैं।
लेकिन आप रामगढ़ की तरफ बढ़ेंगे, जैसे ही रोहतास जिला में बढ़ेंगे, रोहतास जिले का एक बहुत बड़ा भाग आता है बक्सर संसदीय क्षेत्र में, तो उस इलाके के राजपूत गोलबंद हैं जगतानंद के पक्ष में, क्योंकि जगतानंद ने बिहार सरकार के जब मंत्री थे, सिंचाई मंत्री, तो उन्होंने बहुत काम किया है किसानों के लिए, खेती के लिए, नहर के क्षेत्र में। तो उनका अपना एकदम सधा हुआ वोट बैंक है जो किसी भी पार्टी से लड़ेंगे तो मिलेगा। तो वहाँ पर राजपूतों की गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में दिख नहीं रही है, इसलिए बीजेपी की चुनौती बढ़ी हुई है। लेकिन तब भी वहाँ जो हरिजन बस्ती है, मैं गया था चिल्हर गांव के हरिजन बस्ती में, तो वहाँ 50-50 है, यानी 50% हरिजन बीजेपी को वोट दे रहे हैं और 50% बीएसपी को दे रहे हैं। तो यहाँ लड़ाई वही जीतेगा जिसके पक्ष में पचगुनिया होगा। यानी छोटी छोटी जातियाँ हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बहुत हैं, बिल्कुल सर, मतलब सैकड़ों में हैं छोटी जातियाँ, उपजातियाँ, उनका वोट जिसको मिलेगा, पंचफोरना कहा जाता है शायद राजनीति में, मतलब निर्णायक भूमिका में है, उनका निर्णायक भूमिका में है, और उनका वोट जिसको एक मुश्त मिलेगा उसकी जीत यहाँ पर होगी। तो बक्सर को तो बिल्कुल होल्ड पर रख देना चाहिए। जगतानंद आगे दिख रहे हैं सर्वे में, कोई शक नहीं है। रैंडम सर्वे में जगतानंद और चौबे जी के बीच कांटे का मुकाबला है, लेकिन कौन जीतेगा कौन हारेगा बता पाना बड़ा मुश्किल है। तो होल्ड पर रखिए इस सीट को, कोई भी जीत सकता है, क्योंकि बीजेपी की परंपरागत सीट है। लेकिन जगतानंद भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, वो भी बहुत पॉपुलर एमपी हुआ करते थे, चौबे जी जो हारे थे। अब उनके बाद ये चौबे जी हैं, ये चौबे जी अपनी सीट दूसरी बार बचा पाएंगे कि नहीं, वो तो बचा पाए थे, 4 बार लगातार एमपी लालमुनि चौबे, लेकिन ये चौबे जी, अश्विनी चौबे जी दूसरी बार सीट बचा पाएंगे नहीं, कहा पाना बड़ा मुश्किल है। तो राजपूत मतदाताओं की गोलबंदी और जगदानंद सिंह की साफ छवि अश्विनी चौबे की राह मुश्किल कर रही है, लड़ाई कांटे की है। अगर आरा सीट की बात करें सर, आरा सीट में आरके सिंह हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। देखिए आरके सिंह का काम बोल रहा है, कोई शक नहीं, वहाँ के लोग मानते हैं कि आरके सिंह ने बहुत काम किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लोग उनको नेता नहीं मानते हैं, यानी नेता वाला गुण उनमें नहीं है। आश्वासन देना या किसी के आने पर पैरवी कर देना, फ़ोन कर देना, जो आम तौर पर नेता करते हैं, तो इस वजह से लोग नाराज भी हैं। लेकिन जो अपर कास्ट के लोग हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में गोलबंद हैं। राजकुमार सिंह पसंद नहीं भी हैं तो वोट उनको देंगे, दे रहे हैं। लेकिन चुनौती है वहाँ माले, क्योंकि माले का गढ़ है आरा क्षेत्र, महागठबंधन सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल, और महागठबंधन सपोर्ट नहीं, महागठबंधन का ही उम्मीदवार है वहाँ से राजू यादव। तो राजू यादव और राजकुमार में कौन मजबूत है, इसके लिए हमने रैंडम सर्वे किया था, और उस रैंडम सर्वे में बहुत मजबूत दिख रहा है राजू यादव। तो लेकिन मोदी इफेक्ट कितना काम आएगा ये कहा पाना बड़ा मुश्किल है। अगर मोदी इफेक्ट काम नहीं किया तो राजकुमार जी की नाव फंस सकती है। तो आरा सीट पर तो बिल्कुल मुश्किल लड़ाई है। मुझे लगता है कि 6 फेज के चुनाव हो चुके हैं, किसी फेज के सीट पर, मतलब जो 6 फेज के चुनाव हुए हैं उसमें किसी भी सीट पर इतनी दिलचस्प लड़ाई नहीं है, इतना कांटे का मुकाबला नहीं है। बिल्कुल बता पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि माले यहाँ 1989 में सीट जीत चुकी थी, उसके बाद कभी जीती नहीं। ये सीट हमेशा माले से दूर ही रहा। लेकिन इस बार माले मजबूत है, क्योंकि आरजेडी महागठबंधन का उसे समर्थन है, और इस बार ये सीट हाथ से निकल सकती है अगर मोदी मैजिक काम नहीं किया तो। सर, बिहार की जिन 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है उसमें नालंदा की सीट बेहद महत्वपूर्ण है, और जिन सीटों की चर्चा हमने की है उनमें अंतिम सीट नालंदा है। 8वीं सीट की हम बात करने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, और अपराजय माने जाते हैं नीतीश कुमार के जो उम्मीदवार होते हैं यहाँ से, अगर अपवाद छोड़ दे तो क्या गणित है इस बार सर? बिल्कुल वही स्थिति है? देखिए यहाँ से नीतीश कुमार को हराना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार के बिरादरी के वोटर सबसे ज़्यादा हैं, वो निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और जब बीजेपी से अलग थे नीतीश कुमार, चुनाव लड़े थे, तब भी वो सीट जीते। तो अब तो बीजेपी के साथ हैं, यानी दूसरी जो जातियाँ हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, उनका भी समर्थन मिल रहा है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के प्रत्याशी को नालंदा से हरा पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए मेरा मानना है कि नीतीश कुमार नालंदा से आपको भी टिकट देंगे तो आप संसद पहुंच जाएंगे। वहाँ कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ता है, नीतीश कुमार लड़ते हैं, और नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा से सीधे जुड़ा हुआ सीट है। तो नालंदा सीट पर बहुत बड़ी चुनौती के रूप में मैं नहीं देख रहा हूँ नीतीश कुमार के लिए, क्योंकि वहाँ पर हम पार्टी का जो प्रत्याशी है बहुत साख वाला नहीं है, बहुत राजनीतिक पकड़ वाला व्यक्ति नहीं है, दे दिया किसी को बुलाकर।
कौशलेंद्र कुमार के मुकाबले तो उतने कौशलेंद्र बड़े कुमार भी कोई मायने नहीं रखते, बहुत पॉपुलर नहीं है, बहुत दमदार नहीं है, लेकिन कौशलेंद्र कुमार को कौन वोट देता है? वहां तो नीतीश कुमार को लोग वोट देते हैं। तो नीतीश कुमार जिसको खड़ा कर देंगे, कौशलेंद्र की जगह आप भी हो सकते हैं, और आपको खड़ा करेंगे तो आप भी संसद पहुंच जाएंगे, तो वहां हरा पाना थोड़ा मुश्किल है। मानकर चलिए कि वो सीट तो जेडीयू के खाते में जाएगी। तो नीतीश कुमार का गढ़ नालंदा बिल्कुल जेडीयू के खाते में जा रही है, और हमने अपने एडिटर इन चीफ से उन 8 सीटों पर बातचीत की है, उसका गणित समझा है, और सर के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है कि क्या गणित है, क्या समीकरण है। अगर आपको ये डिबेट अच्छा लगे, हमारे एडिटर इन चीफ का जो गणित है, विश्लेषण है, अच्छा लगे, तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।